आजकल जो बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं वो प्लेसमेंट भी शायद अब नहीं देखते और देखते हैं फेस्ट में कौन बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है। विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेजेज एक कंपटीशन जनरेट हो रहा है कि कौन कितने बड़े सेलिब्रिटी को बुलाए, केवल और केवल एडमिशन को अट्रैक्ट करना है। क्या यूनिवर्सिटीज मनी मेकिंग फैक्ट्रीज बन चुकी हैं? डिग्री की एक फैक्ट्री खुल गई है। क्या जरूरत है इतनी यूनिवर्सिटीज खुलने की? जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज का गठन किया जा रहा है, मेरा समझता है इस पर रोक लगनी चाहिए। और गेस्ट फैकल्टी से किसी संस्था का भला नहीं हो सकती। ये कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि आपने आज रख लिया और उससे पढ़वा लिया फिर कहा कि आप नहीं चले जाइए। एक नया शब्द आया है, नॉन अटेंडिंग। लड़का आ रहा है बस, वो केवल एग्जाम देने आएगा। यूनिवर्सिटीज आर नॉट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। प्लेसमेंट को जिस तरीके से पेश किया जाता है वो वास्तविकता नहीं है, मिसलीडिंग है, टोटली मिसलीडिंग है। क्या नेक के क्राइटेरिया सुपरफिशियल है? नेक के ऊपर कुछ इस तरह की आरोप लगे। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके ग्रेड्स तो ए हैं, एक्चुअल स्थिति है वो माइनस में है। जो प्लेसमेंट है वहाँ गलत तरीके से डेटा प्रोड्यूस किया जाता है। क्या वो क्राइटेरिया है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज चूज करना चाहिए? इज इट द प्लेसमेंट, इज इट द इंफ्रास्ट्रक्चर? Today's episode is specially for those जो कि अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने सेविंग्स तक तोड़ देते हैं और छोटे छोटे शहरों से माइग्रेट करके देहरादून या बड़े शहरों के लिए आते हैं। अगर आपके घर में कोई ऐसा ग्रेजुएट है जिसको डायरेक्शन नहीं है और जिसके पास कोई नौकरी भी नहीं है, then please watch this episode till last. To discuss this we have in our studio Professor JP पचौरी जी, जो 40 सालों से हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में अपनी सर्विसेज देते आए हैं और इसके साथ साथ स्पर्श हिमालयन यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहे हैं, एडवाइजर रोल रहे हैं इन मल्टीपल यूनिवर्सिटीज एंड इनका इंट्रोडक्शन इतना बड़ा है दैट आई हैव टू एक्चुअली टर्न पेजेस। स्वीडन में विजिटिंग प्रोफेसर रहे हैं, नैक के साथ जो कि यूनिवर्सिटी के एक्रीडेशन में अहम भूमिका निभाती है, पिछले 20 सालों से उनके साथ एसोसिएटेड हैं, लगभग 140 यूनिवर्सिटीज में अपनी सर्विस और एडवाइजरी रोल में निभाते आए हैं। सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि क्या यूनिवर्सिटीज अब एजुकेशन इंडस्ट्री की जगह मनी मेकिंग फैक्ट्रीज बन चुकी हैं? जितनी भी हमारी संस्थाएं हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, चाहे वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हों, स्टेट यूनिवर्सिटीज हों, एफिलिएटेड कॉलेजेस हों, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हों और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हों, संस्थाएं जो हैं वो बनाने के लिए रूल्स सबके लिए बराबर हैं। यूजीसी रूल्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट के रूल्स हैं। इधर कुछ ऐसा हुआ है कि एक जैसे कि ये मशरूमिंग ग्रोथ यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस की हुई है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन जो मैंने पिछले समय में काफी लंबे समय से देखा है, महसूस किया है। अगर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें, क्योंकि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में रहा, स्टेट में भी रहा, प्राइवेट में भी रहा और कॉलेजेस से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो जो मुझे बहुत तकलीफ देह बात होती है वो ये है कि हम नॉर्म्स को पालन नहीं करते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के समय भी नहीं करते और बाद में भी नहीं कर रहे हैं। अच्छा, तो एक एफिडेविट दे देने से हाँ, हर साल की जो प्रक्रिया है उसमें मैं अपने को भी दोषी मानता हूँ, क्योंकि मैं भी कई जगह यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे कॉलेजेज और उसमें इंस्पेक्शन में गया हूँ। रिव्यूज होने के बावजूद भी आप एक एफिडेविट कॉलेज से ले लेते हैं कि ये चीजें हम पूरी कर लेंगे, और वो कभी पूरी नहीं होती है। हर साल वही चीज रिपीट होती रहती है। तो वो स्थिति बड़ी अच्छी नहीं है किसी भी संस्था के लिए। जिस तरीके से यूनिवर्सिटीज का गठन किया जा रहा है, मेरा समझता है इस पर रोक लगनी चाहिए और इसको हमें कहीं ना कहीं ये देखना चाहिए कि भाई क्या जरूरत है इतनी यूनिवर्सिटीज खुलने की, और यूनिवर्सिटीज को खोलने वाले लोग कौन है? हायर एजुकेशन का विजन उनके पास है क्या? वो मिशन है क्या? उस ऑब्जेक्टिव से यूनिवर्सिटी खोली जा रही है? वो नहीं, मुझे कहीं ना कहीं वो मिसिंग लगता है। इसमें कॉरपोरेट सेक्टर के लोग, इसमें बिजनेस वाले लोग आ गए, तो बिजनेस वाले का जो एटीट्यूड होता है वो तो पैसा कमाना है, बिल्कुल विशुद्ध रूप से, जबकि हायर एजुकेशन पैसे कमाने का संस्था नहीं है। सर, क्या कोई भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज खोल सकता है आज की डेट में, और इज देयर एनी पर्टिकुलर क्राइटेरिया फॉर? नहीं, उसके क्राइटेरिया रूल्स बने हुए हैं, बिल्कुल स्ट्रिक्ट रूल्स हैं कि आप हिल्स में अगर कोई यूनिवर्सिटी खोलनी है तो क्या रूल्स होंगे, कितनी लैंड होगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, कितना कॉर्पस फंड होगा, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर। सब रूल्स में कहीं कोई ढिलाई नहीं है, रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या उन रूल्स को कहीं बाईपास किया जाता है?
अनेक कॉलेज आपको मिलेंगे जिनके पास अपनी बिल्डिंग नहीं है अभी भी, राइट, प्राइवेट में चल रहे हैं। वो कैसे चल रहे हैं भाई? खेल का मैदान नहीं है उनके पास, स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं है। आप इन कॉलेज खोले चले और पिछले 1 साल से नहीं, 10-15 साल से चल रहे हैं। हर साल यूनिवर्सिटी जो है उसको एफिलिएशन दे रही है, हर साल उसका रिकॉग्निशन भी यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी की टीम भी आ रही है रिकॉग्निशन देने के लिए। आपने पहले उसे खोला, उससे कहा कि भाई 2 साल में पूरा, तो 2 साल में पूरा होना चाहिए ना। फिर वो क्या ये सिर्फ स्टेट यूनिवर्सिटीज में है या सेंट्रल यूनिवर्सिटीज? देखिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में तो ये इसलिए नहीं है कि वहाँ कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट वहाँ यूनिवर्सिटी इस तरह से नहीं खोल सकती है। वो अब बात अलग है कि हमारे गढ़वाल यूनिवर्सिटी में, जब गढ़वाल यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी तो हमने उस स्टेट यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट किया। लेकिन वहां भी ऐसा हमें देखने को मिलता है, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं। यूजीसी ये कहती है कि अगर एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है तो वहां पर 3 आदमी मिनिमम चाहिए। मैं ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेस की बात कर रहा हूँ। अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो 5 आदमी चाहिए। अनेक ऐसे डिपार्टमेंट आज भी आपको गढ़वाल यूनिवर्सिटी में मिल जाएंगे जहां मिनिमम 5 आदमी नहीं है, या फिर गेस्ट तो वायलेशन है। और गेस्ट फैकल्टी से किसी संस्था का भला नहीं हो सकता है। उसका रीजन है, गेस्ट फैकल्टी जो है एक उसका अटैचमेंट नहीं होगा। अटैचमेंट इसलिए नहीं होगा, उसकी सिक्योरिटी नहीं है। जब तक किसी व्यक्ति विशेष की किसी संस्था के पास उसकी सुरक्षा नहीं होगी, ये मेरा है, वो अपना कैसे फील करेगा? उसे पता है कि 10 महीने बाद, 8 महीने बाद मुझे हटा देंगे, किसी और को रख लेंगे। वो डेडिकेशन डिटर्मिनेशन कम हो जाएगा। नहीं हो, और जब काम वो उनसे ज्यादा ले रहे हैं तो इस पर रोक लेनी चाहिए। मेरा ये कभी ये सिस्टम हायर एजुकेशन के लिए डेली वेजेस की चीज थोड़ी है। True. ये कोई बंधुआ मजदूर थोड़ी है कि आपने आज रख लिया और उससे पढ़वा लिया फिर कहा कि आप नहीं चले जाइए। ये चीज संस्था के लिए, किसी हायर एजुकेशन के लिए बिल्कुल भी ये सही नहीं है। लेकिन कॉलेजेस में तो बहुत बुरी हालत है। नेट और पीएचडी को आप 10-15 हजार से लेकर के 20-25 हजार के बीच में दे रहे हैं। 1977 में 78 में जब मैंने गढ़वाल यूनिवर्सिटी ज्वाइन की थी, हम टीचर्स कम थे, फैक्ट है, स्टेट गवर्नमेंट में, लेकिन क्लासेस रेगुलर होती थी। आई टेल यू, श्रीनगर में कोहरा लगता था लेकिन ऐसा कोई टीचर नहीं था जो सुबह क्लास, और ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं था जो क्लास में अटेंड न करे। आज स्थिति दोनों तरह से गड़बड़ हो गई है। और एक नई चीज शायद आपको पता हो, बड़ा अजीब लगेगा, जो इधर मैंने महसूस किया, प्राइवेट कॉलेजेस में और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एक नया शब्द आया है, नॉन अटेंडिंग। नॉन अटेंडिंग स्टूडेंट क्या होता है भाई? I have never heard in my life, लेकिन ये मैंने यहाँ सुना। Either it's present or absent. नहीं, non attending means a student who is not attending, he is taking admission but he will not attend classes. अच्छा, इसको कहते हैं नॉन अटेंडिंग। तो मैंने फर्स्ट टाइम किसी का ये क्या होता है भाई, कि नॉन अटेंडिंग का मतलब है कि लड़का आ रहा है बस, वो केवल एग्जाम देने आएगा। ओह, दिस इज ए न्यू ट्रेंड एक्चुअली विच इज गोइंग ऑन इन, मैं तो देहरादून में इसको देख रहा हूँ, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी मैंने देखा है और कॉलेजेस में भी इस चीज को देखा है। वेरी अनफॉर्चुनेट पार्ट, देयर आर सर्टेन प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे यूपीएस है, ग्राफिक राबी, उसमें मैंने देखा ये सब चीज नहीं है। दून यूनिवर्सिटी को देखेंगे, वहाँ ये सब चीज नहीं है, दे आर 100% और वो अटेंडेंस और उसका फॉलो किया जाता है। कंसल्टेंट के माध्यम से एडमिशन, ये दूसरा एक और सिस्टम शुरू हो गया है कि जब इतनी यूनिवर्सिटीज आप खोल देंगे तो ये बताइए आपको कहाँ से आएगा लड़का? तो वो कंसल्टेंट है। कंसल्टेंट कहाँ का है? कोई बिहार का है, कोई आसाम का है, कोई पंजाब का है, कोई बाहर का है। वो उन लड़कों को लेकर के एडमिशन लेकर के आते हैं, वो एडमिशन कराते हैं, लेकिन वो लड़का कभी नहीं आता। तो वो ये नॉन अटेंडिंग, ये सब नॉन अटेंडिंग है थ्रू कंसल्टेंट। डिग्री की एक फैक्ट्री खुल गई जी। क्या वो डिग्री लेने के बाद हमारे बच्चे जो हैं एम्प्लॉयबल कहीं हो पाएंगे? इस तरह की डिग्री लेने से क्या वो जॉब मार्केट में कहीं compete कर पाएंगे? क्या लाइफ में सक्सेसफुल हो पाएंगे? नहीं हो सकते हैं। अभी नासकॉम की एक रिपोर्ट आई थी सर, उसमें 60% जो स्टूडेंट्स हैं दे आर नॉट इंडस्ट्री रेडी एज यू मेंशन। यस। नहीं, मैं कई बार इस बात को कहता हूँ, देखिए कि ये जो हमारी सोसाइटी है आज, ये नॉलेज बेस्ड सोसाइटी है। यहाँ ज्ञान बिकेगा। अगर आपके पास ज्ञान है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। आप कहीं भी जाइए, कॉम्पीट करेंगे। प्राइवेट सेक्टर में नॉलेज के आधार पर सिलेक्शन हो रहा है, ना कि डिग्री के आधार पर। डिग्री के आधार पर। डिग्री बेसिक है, मिनिमम चाहिए, बट इफ यू आर हैविंग नॉलेज आपको कोई नहीं रोक सकता। व्हाट इज दिस वन थिंग जो फंडामेंटली हायर एजुकेशन में गलत हो रही है? कोई भी जो संस्था होती है, अल्टीमेटली वी आर फॉर द स्टूडेंट्स। स्टूडेंट थे तब यूनिवर्सिटीज बनी।
स्टूडेंट्स के साथ जब तक आप कमिटमेंट उसके साथ नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते हैं। तो मैं हमेशा ये मानता हूं कि हमें स्टूडेंट्स को क्या चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छी एजुकेशन चाहिए, स्टूडेंट्स को अच्छा प्लेसमेंट चाहिए। प्लेसमेंट इस सेंस में नहीं कि हम नौकरी नहीं देते, उसको उस लायक बनाते हैं। स्किल डेवलप करिए, अपने आप ले लेगा जॉब। हम कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज नहीं है, या फिर जॉब क्रिएट कर सकता है खुद। मैं ये मानता हूँ यूनिवर्सिटीज आर नॉट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। मैं बहुत फंडामेंटली बहुत क्लियर हूँ इस चीज के लिए। हम कोई एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वाले नहीं है कि आइए रजिस्ट्रेशन कराइए हम आपके लिए जॉब कर देंगे। नो, हम इस लायक बनाते हैं, स्किल डेवलप करते हैं उसको। वो अपने आप ढूंढता है जॉब, तो वो ढूंढेगा भाई, उसकी कोई कमी नहीं है जॉब के लिए। अगर उसके पास नॉलेज है तो जॉब की क्या कमी है उसके पास। बट ज्यादातर लोगों का माइंडसेट यही होता है कि कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ से प्लेसमेंट लेके जाएंगे। ये जो आप अभी थोड़ी देर पहले भी बात कर रही थी कि प्लेसमेंट का जो है, प्लेसमेंट को जिस तरीके से पेश किया जाता है वो वास्तविकता नहीं है। नंबर 1, प्लेसमेंट में कॉलेज और यूनिवर्सिटी कुछ और दिखाती है, वास्तविकता कुछ और है। मिसलीडिंग है, टोटली मिसलीडिंग है, बिल्कुल मिसलीडिंग है। एक का प्लेसमेंट हुआ उसी को हाईलाइट कर देंगे। आपको हवाई जहाज अड्डे से लेकर के सब जगह उसका फोटो मिलेगा कि इसको इतना मिला, एक को किसको मिला नोबडी नोस। कौन वेरीफाई कर रहा है कि उसको इतना मिला है नहीं मिला। कई बार ऑफर लेटर आ जाते हैं लेकिन उसको ज्वाइनिंग नहीं होती है, ऐसा भी होता है। ऑफर लेटर आ गए 10-15 लोगों को लिए, मालूम पड़ा ज्वाइनिंग लेटर तो वही नहीं किसी का। प्लेसमेंट सेल सब जगह है, सभी हर यूनिवर्सिटी हर कॉलेज में प्लेसमेंट सेल बना दिया है। तो वो चीजें मिसलीडिंग है कई बार। आजकल जो बच्चे कॉलेजेस में एडमिशन लेने जाते हैं वो प्लेसमेंट भी शायद अब नहीं देखते, और देखते हैं फेस्ट में कौन बड़ा सेलिब्रिटी आ रहा है, और शायद ये उनका बड़ा क्राइटेरिया होता है कॉलेज सिलेक्शन का। मैं इसके बिल्कुल पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन इधर ये बहुत ज्यादा प्रिवेल कर रही है हर चीज। विद इन द यूनिवर्सिटी, विद इन द कॉलेजेज एक कंपटीशन जनरेट हो रहा है कि कौन कितने बड़े सेलिब्रिटी को बुलाए जी। और ये सेलिब्रिटीज को बुलाने के पीछे जो मानसिकता है उस यूनिवर्सिटी और कॉलेज की, जो मुझे लगती है वो केवल और केवल एडमिशन को अट्रैक्ट करना है, उस यूथ के माइंड को डाइवर्ट करना है। ऐसा यूथ जो पढ़ना चाहता है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो फेस्ट से आधार पर एडमिशन नहीं लेगा। देखिए जो वैसे हैं जिनके पास घर में पैसा बहुत है, एंजॉय करने के लिए है, कुछ फैक्ट्रीज हैं, वो है। तो ये फेस्ट का जो कल्चर है, आप देखिए फेस्ट में उससे क्या हो रहा है भाई। उससे एक जमाना था, हम यूनिवर्सिटीज में हम भी फेस्ट करते थे, लेकिन इस तरह का फेस्ट नहीं था। हमारे कल्चरल प्रोग्राम होते थे। हम विद इन द कॉलेजेस, जितने एफिलिएटेड कॉलेजेस थे, उन कॉलेजेस की टीम्स आती थी, वो क्रिएटिविटी पैदा होती थी। हम वहाँ हर चीज के जैसे कव्वाली का कंपटीशन है, सोलो कंपटीशन है, उसका आपका म्यूजिक का भी है, डिबेट का है, एक्सटेम्पोर का है, ऑल टाइप यू जनरेट। आप लोगों के अंदर एक कंपटीशन क्रिएट करते हैं और उससे उसके टैलेंट को आगे ले जाते हैं। और उसमें कोई बाहर का पार्टिसिपेंट नहीं होता था, विद इन द स्टूडेंट्स करते थे। ढोलक बजाने वाला भी लड़का ही है, उसकी डांस करने वाला भी लड़का ही है। तो आप उस टैलेंट को, यहाँ तो कोई लड़का नहीं, लड़का बाहर तो नाच रहा है। फेस्ट में आपका 10-10, 15-15 लाख रुपए, सलमान अली आया, अभी कहीं एक मिश्रा आया, कहीं किसी और को आया, उससे पहले और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए। तो इससे खाली जो मैं समझ रहा हूँ, केवल अपनी पॉपुलरिटी बढ़ाने के साथ साथ एडमिशन को कैसे प्रभावित किया जाए। और कुछ जो फ्लोटिंग हमारा स्टूडेंट है वो इसमें आ जाता है कि चलो यार और कुछ नहीं तो मौज मस्ती तो मिलेगी। दिस इज व्हाट एक्चुअली दीज ऑल कॉलेजेज एंड यूनिवर्सिटीज आर एक्चुअली इसको अपने उसमें इस टैक्टिक्स को अपना रहे हैं, और ये बढ़ता जा रहा है और इस पर रोक लगनी चाहिए। आप लड़कों के टैलेंट को डेवलप करो ना, आप करिए, उसके साथ डांस प्रतियोगिता करिए, उनकी जो रंगोली करिए, उनके टैलेंट बड़े, लड़कों में कमी नहीं है, दे आर वेरी टैलेंटेड। आप उनको एक्सपोजर का मौका नहीं दे रहे हैं। आप कहाँ दे रहे हैं एक्सपोजर का मौका? तो वो चीज नहीं है। हमारे यहाँ से बहुत बच्चे ड्रामा और उसमें निकल करके आज नेशनल उस पर भी हैं। लाखों रुपए आज फेस्ट में यूज हो जाते हैं, लेकिन प्लेसमेंट सेल में मुश्किल से एक वहाँ अच्छा आदमी रखिए, आउटसोर्स्ड पेरोल पे कोई बंदा रहता है तो वो चलता है, या आउटसोर्स करके लोगों को रखा जाता है, और मुश्किल से कोई फंड प्लेसमेंट में या पर्सनालिटी ग्रूमिंग में नहीं होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल यू आर वेरी वेरी राइट, टोटली एग्री विद यू। और इसको, इस पैसे को आप स्टूडेंट्स के डेवलपमेंट पे खर्च करिए, प्लेसमेंट पे खर्च करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करिए, लैब्स पे खर्च करिए, स्कॉलरशिप पे खर्च करिए। सर, आप डीन स्टूडेंट वेलफेयर रहे, तो स्टूडेंट का पक्ष में जानना चाहूंगी, स्टूडेंट सबसे ज्यादा क्या कंप्लेन लेके आपके पास आते थे? ओवरऑल मैंने देखा है स्टूडेंट्स
बहुत कंस्ट्रक्टिव होता है, पर्सनल चीजों को नहीं लाता वो पूरे स्टूडेंट कम्युनिटी की बात करता है। वो ये भी उसने कभी बच्चों ने ये नहीं कहा हमारा प्लेसमेंट की बात करिए, आई टेल यू, उन्होंने कभी प्लेसमेंट की बात, प्लेसमेंट का कंसेप्ट तो बहुत बाद में आया, यूनिवर्सिटीज में प्लेसमेंट की कोई बात करता ही नहीं था, कभी कोई नहीं बात करता था। 90% मेरा ये मानना है कि जो यूनिवर्सिटीज में लड़के आते हैं वो रियली सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, कैरियर ओरिएंटेड है, वो चाहते हैं कि उन्हें टाइम मिले, वो ये नहीं चाहते कि इधर उधर जाएं। तो उन्होंने ये किया, मैं उनके साथ जुड़ा रहा और मैं फॉर्चुनेट हूँ, मेरे जितने भी चाहे स्टूडेंट यूनियन के जो भी पदाधिकारी रहे हों, जनरल स्टूडेंट भी रहे हो, मैंने हमेशा एक नारा दिया था, देखो खाली अगर टाइम है आइदर गो टू द लाइब्रेरी और गो टू द कैंटीन, इफ बट डोंट सिट इन द ये इसमें कैंपस में मत बैठिए। और उस मूवमेंट में स्टूडेंट ने मेरा साथ दिया, वो सब मेरे साथ रहते थे, चलिए सर। तो आप कह रहे हैं कि सब जेन्युइन उनकी डिमांड होती, कोई बिल्कुल मेरे सामने कभी भी ऐसी कोई डिमांड उनकी नहीं आई जो कि ऐसी रही हो कि जेन्युइन न रही हो, और उसमें मैंने काम किया और सक्सेस भी हुई। आपने प्लेसमेंट की बात करी कि स्टूडेंट प्लेसमेंट की बात नहीं करते थे आपसे, नहीं करते। मैं बहुत हैरान हूँ इस बात से और ये मुझे थोड़ा चिंता भी देता है। यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आज एक बच्चा अपने प्लेसमेंट को लेकर चिंतित क्यों नहीं है? प्रारंभ में जब आप शुरू में देखेंगे किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई प्लेसमेंट सेल नहीं होता था। जब ये चीजें आई तो इन डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट लेवल पर प्लेसमेंट सेल क्रिएट किया गया। सेल क्या किया गया? एक टीचर को इंचार्ज बना दिया गया कि आप जरा इनके देखिएगा। तो प्लेसमेंट सेल का रोल ये रहता था इन प्रोफेशनल कोर्सेज में कि भाई कहाँ कहाँ इनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है, उनको गाइड करना। कोई इंटरव्यू नहीं कराते थे वो कि देखिए ये यहाँ जॉब्स हैं, ये अपॉर्चुनिटीज हैं, तुम इसके लिए ऐसे तैयारी करो, इस तरह से करो। वो तैयारी तो हम ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के लोग भी कराते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल किसी लड़के को यूजीसी में नेट का एग्जाम देना है तो हम प्रिपेयर कराते हैं ना उसको, उसके लिए प्लेसमेंट की जरूरत नहीं है। दिस इज द रोल ऑफ द टीचर। टीचर को बताना है उसको कि देखो बेटा किस किस सेक्शन में जा सकते हो। तो आप कह रहे हैं कि एक्सपोजर देते थे? एक्सपोजर दे, मैं अभी भी ये मानता हूँ कि हमको स्किल बना उसको डेवलप करना है और एक्सपोजर देना है। अब क्या हुआ है कि नई टेक्नोलॉजी के आधार पर प्लेसमेंट सेल की इंपॉर्टेंस देखिए बढ़ी है, सर इधर बढ़ी है और जरूर भी है, क्योंकि लड़का डिफरेंट बैकग्राउंड से आ रहा है। उसको कई बार तो अपना सीवी बनाना नहीं आता कि कनेक्टिविटी है, उसको हाउ टू प्रिपेयर द सीवी, कैसे इंटरव्यू प्लेस करना है, कैसे इंटरव्यू फेस करना है, ये नहीं आता है उसको। कम्युनिकेशन स्किल उसकी कमजोर है, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए प्लेसमेंट सेल को इस तरह के कोर्सेज छोटे मोटे करने चाहिए जिससे वो लड़का अपने आप। अभी भी कौन सी इंटरव्यूज कमेटी आ रही, कोई बहुत कम आती है कमेटी। आईआईटीज वगैरह में भी जो आप बात करती हैं, आईआईएम्स में बात करते हैं, वहाँ प्लेसमेंट सेल जो होता है उनके जो सीनियर बच्चे होते हैं ना वो अरेंज करते हैं, एलुमनाई अरेंज करता है। सर इस पर मेरा क्वेश्चन है, हमारा डिग्री का जो बार है वो तो बढ़ता जा रहा है, हम डिग्री देते जा रहे हैं, लेकिन स्किल्स हमारे अभी भी वही हैं या उससे कम है? बिल एक मेरी स्टूडेंट थी, आज अब तो वो एसोसिएट प्रोफेसर है हरिद्वार में। वो गांव में थी, पौड़ी के पास, बहुत इंटीरियर किसी गांव से पढ़ के आई थी और फिर बीए किया उसने, मेरी स्टूडेंट रही, एमए भी किया। शी वाज गुड, शी वाज वेरी गुड स्टूडेंट और फर्स्ट क्लास उसकी आई। जब वो पीएचडी में आई तो पीएचडी में वो जो लिखती थी 8-8 लाइन में कभी कॉमा फुल स्टॉप नहीं लगाती। अच्छा, पंक्चुएशंस कहीं नहीं था। तो मैंने उससे कहा कि भैया, बोले मुझे किसी ने बताया नहीं। अच्छा, मुझे किसी ने इंटरमीडिएट लेवल से लेकर के कभी किसी ने ये कहा ही नहीं कि ये सिखाना है। आप पहली बार मुझे बता रहे हैं कि पंक्चुएशन लगाना चाहिए, कहाँ सेंटेंस तुम्हारा खत्म हो रहा है, कहाँ शुरू कर रहा है। शी वाज नॉट नोइंग दैट। तो ये दोष उस लेवल पर भी है जो प्राइमरी लेवल से लेकर के इंटरमीडिएट लेवल पर ये सब चीजें आनी चाहिए थी, वो नहीं हुई। तो वो बच्चों को उस लेवल से कुछ कमियां आ जाती हैं। कई बार क्या हो गया है कि यूनिवर्सिटी लेवल पर भी जो टीचर और टॉट के बीच में जो रिलेशनशिप जो क्लोज होती थी हायर एजुकेशन में, वो घट गई है। कनेक्शन कमजोर हो गया है बहुत। अदरवाइज पोस्ट ग्रेजुएट के बाद जो रिसर्च स्कॉलर है उससे तो हमारा एक फैमिली रिलेशन हो जाता है, लॉन्ग एसोसिएट होता है, बहुत क्लोज रिलेशन आज भी होता है। वो उसमें कमजोरी आई। उसमें जब कमजोरी आती है तो आप उसको फिर इम्प्रूवमेंट नहीं, जो आया उसने कहा ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उसके साथ जुड़िए और देखिए कहाँ इसको इम्प्रूवमेंट करना है। सर नास्कॉम की रिपोर्ट के मैंने एक स्टडी पढ़ी थी। नास्कॉम की स्टडी बताती है कि 60% से ज्यादा बच्चे
आज इंडस्ट्री रेडी नहीं है, क्या ये सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोफाइल में ऐसा है या फिर ये आर्ट्स साइंस कॉमर्स में भी है कि जहाँ पे बच्चे इंडस्ट्री रेडी नहीं है, इवन इफ दे गॉट अ जॉब बट कंपनीज उनको नहीं लेती हैं? डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जो बोर्ड ऑफ स्टडीज और बोर्ड ऑफ स्टडीज सिलेबस फ्रेम करती हैं, वहां पर एक प्रोविजन आया है कि भाई जो इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई व्यक्ति है, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, उसको उसमें एज ए स्पेशल इन्वाइटी रखा जाए। अच्छा। कई बार क्या होता है कि आवर सिलेबस इज वेरी समटाइम वेरी ओल्ड टेम्पर है, राइट? तो सिलेबस को अपडेट करना और इस तरह से अपडेट करना कि जो समय की जो वास्तविकता है, जो नीड है, इंडस्ट्री बेस्ड है, जहां इंडस्ट्री की जरूरत है तो वहां इंडस्ट्री बेस्ड को लाइए, जहां एनजीओ बेस्ड है वहां कुछ उसको डालिए। तो उसमें इस तरह के प्रोविजंस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज ने किए हैं, कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने भी किए हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ने भी किए हैं कि इंडस्ट्री के किसी व्यक्ति को हर सब्जेक्ट में, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज कोर्स फ्रेम होता है, तो वहां उन व्यक्तियों को लाया जाए। तो ये जो समस्या है काफी हद तक इसको कम किया जा सकता है, क्योंकि उनको पता है इंडस्ट्री वाले को कि हमें किस तरह के कोर्स की आवश्यकता है, और उसमें अगर ले लेगा तो उससे हम काफी हद तक इस चीज को दूर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट है तो हमने किसी टूरिज्म कंपनी के एम्प्लॉय या फिर उनके फाउंडर को बुला दिया, एंड देन वो एक्चुअली बता पाए कि अप्लाइड तरीका क्या है, जो हम पढ़ रहे हैं और जो प्रैक्टिकल में है उसमें क्या गैप है, वो ब्रिज करने के लिए वो इंडस्ट्री का एक्सपर्ट आपको एक ज्यादा, जैसे फार्मेसी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल फार्मेसी कंपनीज आर देयर, राइट? तो फार्मेसी के किसी हेड को बुलाओ ना, जो कंपनी चला रहा है, उसको किस तरह के लोगों की नीड है, उस कंपोनेंट को उसमें डालिए। अदरवाइज क्या होता है, कोई फ्रेश लेता है फिर वो ट्रेनिंग कराता है। और सर एक प्रॉब्लम और है, अगर हम रेडी हो भी जाते हैं तो पहले तो कंपनीज का क्राइटेरिया है कि आपको एक इंटर्नशिप करी होनी चाहिए। इंटर्नशिप बच्चों को मिलती नहीं है, इंटर्नशिप नहीं मिलती है तो प्लेसमेंट नहीं होता है, ये एक लूप सा बन गया है। इंटर्नशिप ऐसी हो रही है कि लड़का गया ही नहीं, इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले आया। हाँ, ये भी हो रहा है। क्या करेंगे आप? उसने इंटर्नशिप तो की नहीं, और वहाँ कंपल्सरी इंटर्नशिप करना। तो देयर आर सर्टेन प्लेसेस जहाँ केवल बच्चे, और उसमें कॉलेजेस भी उसकी भूमिका रहती है, अरे सर्टिफिकेट प्रोक्योर कर लो, तो उसे जॉब कहाँ मिलेगा? गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज में अभी भी प्लेसमेंट का वो कल्चर नहीं है। उसके रीजन ये है कि उन्हें एडमिशन की चिंता नहीं है। ट्रू, बट मुझे लगता है कि आज भी जो टैलेंट और जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज से निकल के जो बच्चे बाहर जाते हैं या उनका जो एलुमनाई सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांगली प्लेस्ड है। अगर यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट लेवल पे उनको रीच आउट करे तो आई थिंक ये सिस्टम एक बहुत स्ट्रांग बन के आएगा, लाइक IITs यू मेंशन। नहीं, यू आर वेरी, देखिए एलुमनाइज बहुत स्ट्रांग है वहाँ, और एलुमनाइज का इधर कंसेप्ट आया है नेक के माध्यम से, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल जो बेंगलोर में बॉडी है, उसने जो है एल्यूमिनाई को बहुत उसकी इम्पोर्टेंस बताई है, और उसने ये कहा है कि भाई ये आपको कई चीजों में मदद करते हैं। एक तो ट्रेनिंग में, एक प्लेसमेंट में, एक बच्चों के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए डेवलपमेंट में ये बहुत मदद करते हैं। और आपने देखा इंडियन IIMs और IITs वगैरह में तो सारा एल्यूमिनाई काम करती है। इवन जैसे DAV कॉलेज है, DAV कॉलेज देहरादून, वेरी ओल्डेस्ट कॉलेज, यहाँ के निकले हुए लोग कहाँ हैं। केवल आप नेक के पर्पज से 10 दिन पहले ढूंढते हैं कौन क्या है, लेकिन आपने डेटा बैंक नहीं बनाया है। राइट, यू प्रिपेयर अ डेटा बैंक और डिस्प्ले करो उसको, लोगों को पता तो लगे कि किस ईयर में कौन निकला था। नेक का भी मैं जिक्र आगे करूंगी, बट उससे पहले जरूर पूछना चाहूंगी कि उत्तराखंड को, स्पेशली देहरादून को एजुकेशन हब बोला जाता है, लेकिन जो हमारे यहाँ के रेलेवेंट इंडस्ट्रीज हैं लाइक एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, टूरिज्म, हम यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाते हैं उनको फॉस्टर नहीं कर पा रहे हैं ताकि वो हमारे लोकल स्टेट में रहें। वो पढ़ के बाहर निकल जाते हैं या बाहर से पढ़ने आते हैं, वो भी स्टेट में नहीं रुकते हैं। तो हमारे यहाँ का जो टैलेंट है वो हम उसको खुद यूज नहीं कर पा रहे। डू यू थिंक हमें यूनिवर्सिटी लेवल पे या फिर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह के कोर्सेज पढ़ाने चाहिए जिससे हमारे एनवायरनमेंट, हमारी इंडस्ट्री, हमारा टूरिज्म, इसको बूस्ट मिले? अगर आप देखेंगे दून यूनिवर्सिटी में उन्होंने फॉरेन लैंग्वेजेस के उनके कोर्सेज हैं, एंड दे हैव गुड प्लेसमेंट्स आल्सो। 100% प्लेसमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पर। तो इस तरह के कोर्सेज की जरूरत है हमको। और जहाँ ये चीज जैसे नए नए कोर्सेज ला रहे हैं, इंडस्ट्री बेस्ड है, मेरा ये मानना था कि अभी हमने देहरादून में हायर एजुकेशन का एक मशरूम मेल वाली जो स्थिति कर दी है, तो आज हमारा जो टॉप क्लास का बच्चा है, ऐसा है ना, वो कहाँ जा रहा है? वो निकल कर दिल्ली चला जाता है,
दिल्ली आपने देखा होगा, ज्यादातर जो बच्चे हमारे जो बेस्ट अच्छे बच्चे हैं वो दिल्ली निकल जाते हैं, तो दिल्ली निकल करके वहां से अच्छी जगह पर जा रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। तो हमें ये देखना होगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं। जैसे हमारा अभी एक नया कंसेप्ट यानी यंग बच्चों के लिए देखा, होम स्टे का कंसेप्ट है, दैट इज वेरी गुड कंसेप्ट, गवर्नमेंट इज गिविंग मनी ऑल्सो। तो उसमें और उसका ये है कि कैसे उस व्यक्ति की इनकम को बढ़ाया जाए, कैसे कल्चर को प्रोटेक्ट किया जाए, कल्चर को भी बढ़ाना है, इकोनॉमी को भी जनरेट करना है। आप सारे कॉलेजेस, सारी यूनिवर्सिटीज अगर आप देहरादून में खोलेंगे तो इंटीरियर का क्या होगा, सारी इंडस्ट्रीज अगर आप देहरादून में खोलेंगे तो आप लोकल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जो आपकी सेब की है या और चीजों की चीजें वहां लाइए, और उसके साथ कई पैकेजेस की बात करिए कि कैसे उसकी प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है। उस तरह के कोर्सेज को लाने की जरूरत है। मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात करना चाह रही थी, क्योंकि आप कॉलेज के बहुत सीनियर मोस्ट प्रोफेसर रहे हैं, आपने बहुत अंदर से सिस्टम को देखा है, और मैं भी बहुत प्राउडली बोल सकती हूँ कि मैं भी कॉलेज की अलुमनाई हूँ। एक फ्लॉ जो मुझे दिखा पढ़ते वक्त, और वहाँ पे मैंने सर्विसेज भी थी थोड़ी दिनों के लिए, मुझे ऐसा फील हुआ कि जो पौड़ी और टिहरी कैंपसेस हैं एचएनबी सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे प्रोफेशनल कॉलेजेस नहीं हैं, लेकिन जो एडमिशन्स होते हैं आज वो सीयूईटी की वजह से होते हैं, और सीयूईटी से बच्चा सिर्फ आपके स्टेट से नहीं आ रहा है, वो बाहर के स्टेट से भी आ रहा है। जब छोटे जो कैंपस हैं यूनिवर्सिटी के, वहाँ पे प्रोफेशनल कोर्सेज नहीं होंगे तो बाहर का बच्चा वहाँ पढ़ने क्यों आएगा। तो आज हम देखते हैं कि पौड़ी और टिहरी कैंपस में एडमिशन बहुत कम हो गए हैं, यूजुअल से भी कम है आज, क्योंकि गांव में भी बच्चे बचे नहीं हैं, किसी को एमए बीए करना नहीं है, सब आज प्रोफेशनल कोर्स करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये इन कैंपसेस का फ्यूचर क्या होगा? अब ये यूनिवर्सिटीज को सोचना पड़ेगा, यूनिवर्सिटीज को अपने नए कोर्सेज इस तरह से लाने पड़ेंगे जिससे कि वो टेक्निकल कोर्सेज और प्रोफेशनल कोर्सेज को टिहरी और पौड़ी कैंपस में भी शुरू करें। इस पे विचार करने की जरूरत है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में। श्रीनगर में तो है, लेकिन पौड़ी में आपका केवल लॉ है जिसे आप प्रोफेशनल मान सकती हैं, बाकी तो और कोई कोर्स है नहीं वहाँ पर। बीएड भी शुरू किया है उन्होंने, कॉमर्स भी अब शुरू कर दिया है उन्होंने थोड़ा, लेकिन वो इसको इस तरह से नहीं, वो तो मैं अब ट्रेडिशनल कोर्स ही मानता हूँ। हाँ, उसी तरह से वैसे ही लैब्स भी नहीं, वहाँ पर इस चीज की सोचने की आवश्यकता होगी, और सीरियसली यूनिवर्सिटी को सोचना चाहिए। टिहरी और पौड़ी कैंपस हमारे थोड़े उपेक्षित भी रहे। आई एम ग्लैड दैट यू आर सेइंग। नहीं, क्योंकि मैं रहा और आंदोलन कई बार आते थे बच्चों के, मैं गया हूँ, टिहरी भी गया हूँ, पौड़ी भी गया हूँ, लड़कों ने ये कहा और ये महसूस भी किया गया है। बीइंग ए हेडक्वार्टर श्रीनगर होने के कारण श्रीनगर को ज्यादा फायदा मिला। बिल्कुल, मैं भी पौड़ी कैंपस से थी तो इसलिए समझ पा रही हूँ। नहीं, बिल्कुल ये फैक्ट है, चाहे वो टीचर्स की संख्या की बात हो, चाहे कोर्सेज की बात हो, वहाँ इस तरह की चीजें हुई हैं और कोशिश हुई है। और एक चीज जो सबसे बड़ी इसके लिए जो टेक्निकल प्रॉब्लम है जो मैं महसूस करता हूँ, उस समय भी हमने इस चीज को फाइट किया। एक्चुअली क्या है कि एक यूनिवर्सिटी में 3 यूनिवर्सिटी बनते हैं, दिस इज द प्रॉब्लम। जो भी सोच थी उस समय की सोच तो अच्छी थी, 3 कैंपस चाहिए थे, आंदोलन से बनी यूनिवर्सिटी। लेकिन जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कहती है कि हमारे लिए एक यूनिवर्सिटी है। हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है कि टिहरी सेपरेट कैंपस है, पौड़ी सेपरेट कैंपस है, तीनों जगह हमने सारे कोर्सेज शुरू कर दिए। जो दुर्भाग्य ये रहा, हमें सारे कोर्सेज एक तरह से शुरू नहीं करने चाहिए थे, हमें स्पेसिफिक बनाना चाहिए था, डाइवर्स करना चाहिए। एक हमारे वाइस चांसलर थे बीडी भट्ट साहब, उन्होंने ये चीज सोची थी कि भाई मैं जो है इसको लॉ और ह्यूमैनिटीज पौड़ी में रखूंगा। उनका एक था साइंसेस श्रीनगर में हो, तो उनके वो नहीं चला, सारे सब्जेक्ट सब जगह खोल दिए। अब क्या है कि यूजीसी जो आपको पोस्ट देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट पोस्ट देती है, वो यूनिवर्सिटी के नाम से देती है, वो एक ही जगह देती है, वही बढ़ता है, तो नंबर ऑफ टीचर्स हमारे कम हो जाते हैं। हमें जबकि वो पूरा हम नॉर्म्स पूरा नहीं कर पाए, क्यों विद इन द 1 यूनिवर्सिटी वी आर रनिंग 3 यूनिवर्सिटीज। 3 जगह वो पैसा बढ़ता है, तो और उसका फायदा कई बार श्रीनगर को ज्यादा होता ही है। एक तो चौरास कैंपस बना, उससे बहुत डेवलपमेंट हुआ, चौरास तो बहुत अच्छा कैंपस डेवलप हो गया है। मेरा तो ये मानना है कि भैया दोनों को स्टेट यूनिवर्सिटी बना दो। So are we not making our demands? उस लेवल पर नहीं है शायद डिमांड। और इसका एक हो सकता है नए कुलपति जी इस दिशा में सोचें और वो कुछ उसकी प्लानिंग करें कि
टिहरी और पौड़ी कैंपस के बारे में भी उतना ही ध्यान देने की जरूरत है और उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज को मिलाने की जरूरत है। सर, जो ऐसे कैंपसेस टिहरी पौड़ी की हम बात कर रहे हैं, इन कैंपसेस में किसी कोर्सेज में अगर बच्चे एनरोल करते ही नहीं है लगातार 3-4 साल तक, तो उस केसेस में क्या फ्यूचर होता है? फ्यूचर ये होता है, देखिए वैसे तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, अगर 5 साल 3 साल तक कोई एडमिशन नहीं होता तो रिट्रेंचमेंट ऑफ द पोस्ट हो जाती है, डिपार्टमेंट बंद हो जाता है। अच्छा। हाँ, और जो ऑलरेडी फैकल्टी है उसको कहीं और मर्ज किया करना पड़ेगा। अच्छा। उल्टा स्थिति ये हो गई है कि पीएचडी में तो बच्चा आ रहा है हमारे पास, लेकिन वो मालूम पड़ा पीजी में नहीं है या पीजी में कम है या ग्रेजुएशन में कम है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी में एडमिशन नहीं होता लड़के का, इतनी वहां पर नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स होते हैं और हमारे यहाँ एडमिशन नहीं हो रहा। तो ये तो हमें सोचना पड़ेगा। इसके साथ अब मैं नैक पे आना चाहूंगी, जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी है और बहुत अहम भी है। सबसे पहले तो नैक का स्कोप ऑफ वर्क क्या होता है सर, ये प्लीज हमें बताइएगा। और हमने तो ये देखा है जब भी नैक का एक्रीडेशन होता है तो कॉलेजेस में अचानक से सड़कें बन जाती हैं, ब्यूटिफिकेशन हो जाता है, बड़े बड़े पेड़ लग जाते हैं और लाइब्रेरी में बुक्स आ जाती हैं अचानक से, पूरा एक नया फेस्ट जैसा माहौल हो जाता है, जैसे सब कुछ नया हो गया हो। लेकिन क्या नैक के क्राइटेरियाज ये सुपरफिशियल है? नैक जो है एक ऑटोनोमस बॉडी है, यूजीसी की ऑटोनोमस बॉडी है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन काम करती है। पर्पस ये था कि क्वालिटी एजुकेशन को एनहेंस किया जाए, एक ऑडिट की भूमिका हाँ, ये था कि देखा जाए, समझा जाए, क्योंकि ये महसूस लोगों को होने लगा। काउंसिल का पर्पस ये था कि इसमें जो इवेल्युएट करने वाले लोग हों वो ब्यूरोक्रेट ना हो। इसके लिए इसको कहा गया क्या, पीयर टीम। पीयर मीन्स ए पर्सन जो उसी सिस्टम का पार्ट है और वो सजेस्ट करेगा कि कैसे क्वालिटी एनहेंसमेंट किया जा सकता है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, वन टाइम नहीं, कंटिन्यूअस असेसमेंट है ये। एक्चुअली असेसमेंट ही नाम है, एक्रीडेशन तो तब होगा नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन। पहले असेसमेंट करो, कॉलेज ही असेस करेगा, उसका इवैल्यूएशन होगा, टीम होगी। तो ये चीज थी इसके पीछे। जो इवेल्युएट करने वाले लोग हैं पीयर टीम में, वो भी जुड़ते भी हैं और हटते भी जाते हैं। अच्छा। उनका भी इवेल्युएशन होता है। अच्छा, तो कमेटी मेंबर्स का भी फीडबैक के आधार पर तय होता है कि इसे कंटिन्यू करना है या नहीं करना। आई एम फॉर्चुनेट कि मैं 20 साल लगातार उसमें 20-22 साल रहा। शुरू में क्या था, शुरू में तो स्टार दिए जाते थे, बाद में जो स्थिति आई उसमें यह 70-30% का आ गया। 70% डेटा बेस्ड है, 30% जो टीम आएगी उसकी बेस्ड है। इस समय अभी रुका हुआ है नेक का। अब जो नया जो आया है, इधर कुछ क्या हुआ, कुछ नेक के ऊपर कुछ इस तरह की आरोप लगे, कुछ लोग उसमें इन्वॉल्व हुए और उसके आधार पर अब पिछले 1.5 साल से ये प्रोसेस बंद है। अब जो प्रपोज प्रोसेस है वो टेंटेटिवली, जो मुझे नॉलेज है, वो 7 की जगह 10 क्राइटेरिया होंगे। और 10 क्राइटेरिया में उन्होंने क्या किया है कि जो कमेटी है वो यूनिवर्सिटीज में दोनों मोड में होगी। रेगुलर मोड में कुछ लोग आएंगे और कुछ लोग जो है ऑफलाइन होंगे। अब वो कंपलसरी भी कर दिया है कि नैक होना जरूरी है। कई जगह तो लोगों ने ये जोड़ दिया है कि अगर नैक नहीं होगा तो आपको फंड नहीं मिलेगा, कि ज्यादा से ज्यादा कॉलेजेस ऑटोनॉमस हों, जिससे कि यूनिवर्सिटी पे बर्डन कम हो और कॉलेजेस अपने तरीके से कोर्सेज रन कर सके, अपनी बात कर सके। कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जिनके ग्रेड्स तो ए हैं और A++ हैं, बट उनके जो एक्चुअल प्लेसमेंट और उनके जो एक्चुअल स्थिति है वो माइनस में है। सही कह रही हैं, ये आपका जो ऑब्जर्वेशन है बिल्कुल सही है, मैं टोटली इससे सहमत हूँ। देखिए हो क्या रहा है कि जो प्लेसमेंट है वहां गलत तरीके से डेटा प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक्स एक लड़का है, उसका प्लेसमेंट हुआ 3 जगह, एक ही लड़के को आपने 3 जगह 3 में दिखा दिया है। अच्छा, प्लेसमेंट तो एक ही जगह जाएगा ना, वो तो अगर उसके 3 अपॉइंटमेंट लेटर, इसका मतलब 3 जगह थोड़ी हो गया वो, तो हम उसको एज अ 3 प्लेसमेंट्स दिखा रहे हैं। इस तरह की चीजें मैनिपुलेट किया जाता है। बट जब हमें ये पता है कि पब्लिकेशन मैनिपुलेट होता है, फैकल्टी की संख्या मैनिपुलेट होने लगी है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल आपने रेगुलर फैकल्टी तो कम रखी है अपने यहाँ, और आपने पार्ट टाइम या विजिटिंग फैकल्टी रखी है। अब नेक में आपने दिखा दिया सबको, प्राइवेट में बहुत आसान है,
प्राइवेट में तो आपको कोई पूछने वाला है नहीं, आपका अपना पे स्ट्रक्चर है, अपना तरीका है, रजिस्टर कोई भी चेंज कर दो, कोई भी बना दो, डेटा ही तो देना है आपको। तो वो जो चीजें हुई हैं, डेटा को मैनिपुलेट करना, गलत तरीके से प्रोड्यूस करना, ये चीजें आ गई हैं। जैसे शुरू में ये कंटिन्यूस प्रोसेस होता क्या, कंटिन्यूस नहीं है प्रोसेस। जैसे ही आया गवर्नमेंट से आदेश कि आपको नैक कराना है, तो 15-20 दिन पहले और 1 महीने पहले चीजें सब शुरू हो जाती हैं। व्हाइट वाश भी हो गया, टॉयलेट, जिन कमरों में कभी व्हाइट वाश नहीं हुआ तो वहाँ कमी, कर्टेन भी पड़ गए, टेबल भी आ गई, मेज भी आ गई, फंड्स भी आ गए, अप्रूव भी हो गए, एवरीथिंग इज देयर। बच्चों से भी कहा जाता है कि देखो नैक कमेटी आ रही है, कुछ मत बोलना। टीचरों को भी ट्यूटर किया जाता है कि ये सब चीज मत करना, लेकिन ये पर्पस नहीं था। सिस्टम को बिगाड़ा। अब नैक बड़ा फूट फूट के कदम रख रहा है। कई बार कई यूनिवर्सिटीज हैं जिनके ऊपर अखबारों में बाद में आपने देखा होगा कि ये यूनिवर्सिटी तो इस लायक नहीं थी, कैसे आ गया इसका A++। एक जनरल परसेप्शन पब्लिक का होता है। पब्लिक जानती है कि भाई इसके क्या है। एसी लगाने से, बड़ी बिल्डिंग खड़ी करने से कोई यूनिवर्सिटी ए ग्रेड नहीं मिलना चाहिए। आप ये देखिए कि वहाँ फैकल्टी का स्ट्रक्चर क्या है, फैकल्टी को पे कितनी मिलती है, हमारे MOUs कितने हैं। अब MOUs हैं आपके, फॉर एग्जाम्पल मेरा आपका और एक MOU हो गया, आप एक यूनिवर्सिटी में दूसरी यूनिवर्सिटी में, लेकिन वो फंक्शनल नहीं है, ऑन पेपर है। मोस्ट ऑफ द MOUs आर ऑन पेपर। आपको आइडेंटिफाइड भी है कि क्या लूप होल्स हैं, बट ऐसे में कैन यू टेक एनी स्टेप बीइंग द पार्ट ऑफ द कमिटी? वहाँ क्या है, आपके पास वो नहीं है पावर। कुछ आपको जो डेटा दिया जा रहा है, आप उस डेटा वेरिफिकेशन करते हैं। डेटा वेरिफिकेशन जो टीम आती है वो वेरीफाई करती है, और डेटा आपको वो दिखा रहे हैं। कैसे क्रॉस चेक करेंगे? और विद इन द 1 डे या 2 दिन में आप कोई डेटा चेक नहीं कर सकते। पहले 5 लोग जब आते थे तो वो, हम स्टूडेंट से जब बात करते थे तो हम वहाँ टीचर को नहीं रखते थे, अंदर से सारी चीजें पता लग जाती थी। कई बार लोग अपने आप बता देते थे। मैं आपको बताऊं, एयरपोर्ट से यूनिवर्सिटी जाने में जो लोग लेने हमें आ रहा है, मैंने तो कई बार उन्हीं से पूछा और उन्होंने सब बता दिया कि सर ये कमियां हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू, कैसे आप उसके साथ अपने को जोड़ते हैं। एक्चुअली जो है वो स्थिति इतनी खराब हुई है इधर। एक तो कंसल्टेंट जिसमें पैदा हो गए। अच्छा, यहाँ भी कंसल्टेंट? यस, आई नो, आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम। इन देहरादून आल्सो, देहरादून के बहुत सारे कॉलेजेस ने बाहर के कंसल्टेंट यूज किए। बाहर मीन साउथ के, और मोटी रकम दे करके, मोटी, वो जानते हैं कि रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है। रिपोर्ट तो हर एक कोई जानता है, तो हर एक कोई बना सकता है। तो डेटा कैसे मैनिपुलेट? यस, दैट इज द रीजन। वो डेटा मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है, वो वाला इम्पोर्टेंट है। आपकी रिसर्च पब्लिकेशन क्या है? अब आपके रिसर्च पब्लिकेशन में कई जगह तो क्या है कि लोगों ने अपने आप ही बैक डेट में वॉल्यूम छपा दिए। दिस इज रॉन्ग। आप गई नहीं सेमिनार में और आपके सर्टिफिकेट आ रहे हैं। ये which is very basic criteria to have higher API score. यस API स्कोर के लिए भी है। इधर नैक में भी हर चीज का स्कोर है। आपका देखिए करिकुलम डेवलपमेंट, चलिए कॉलेज के हाथ में नहीं है, यूनिवर्सिटी के हाथ में है, लेकिन आप कैसे इंप्लीमेंट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है। नंबर 2 टीचर्स का है जो क्राइटेरिया, टीचर्स की क्वालिटी, टीचर्स की पे स्ट्रक्चर, टीचर्स का जो है इंसेंटिव, टीचर्स का रिटेनमेंट, टीचर्स की सिक्योरिटी, टीचर्स के जो है फंड्स क्या है वो नहीं है आपके पास। दिखाते कुछ और है, एक्चुअल नहीं है। लर्निंग रिसोर्सेज आपके पास क्या है, हॉस्टल फैसिलिटीज क्या है। लर्निंग रिसोर्सेज में कई जगह तो रिसर्च की किताबें नहीं है, वहां पर मौजूद नहीं है, तो वो फैसिलिटी बिल्कुल नहीं है आपके पास। कंप्यूटर्स नहीं है आपके पास, वेबसाइट अपडेट नहीं है, लैब्स नहीं है। मेन चीज यह है, लैब्स हैं तो लैब असिस्टेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, सबऑर्डिनेट स्टाफ नहीं है आपके पास। तो वो चीज, फिर देन आपके पास कॉर्पस फंड क्या है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्या है, आपकी शॉर्ट टर्म प्लानिंग क्या है, मीडियम टर्म प्लानिंग क्या है, तो आप उन पे काम नहीं करते हैं। तो खाली वो बना दिया जो आप अभी बात कर रहे थे हम लोग, कि ऐसा हो गया है कि 1 महीने के भीतर कंसल्टेंट बुलाओ, रिपोर्ट लिखो, दो और अच्छा ग्रेड ले लो। तो इसमें कहीं ना कहीं चेक कर, और इसमें अब सीरियस है नेट, इसलिए अभी उन्होंने नए क्राइटेरिया को डिस्क्लोज नहीं किया है, वेबसाइट पे भी नहीं डाला है। दे आर वेरी सीरियस, बहुत ज्यादा रिगरस तरीके से इस पर काम हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि नहीं अब ऐसा नहीं होगा। अब उन्होंने अगर कोई डाला है तो डिबार भी कर सकते हैं, हमेशा के लिए डिबार कर सकते हैं। एक उन्होंने ऑल इंडिया लेवल का सॉफ्टवेयर तैयार किया है, उसमें डेटा डाला जाएगा, अगर किसी ने मैनिपुलेशन किया है तो उससे वो पकड़ा भी जाएगा। नैक की टीम जब भी कॉलेजेस में आती है, उनका एक प्रोटोकॉल बना हुआ होता है, एक डे प्लान्ड होता
होता है, कोई भी इंस्पेक्शन ऐसा नहीं होता जो कि स्क्रिप्टेड ना लगे, वो ऑलरेडी प्री प्लान्ड होता है। तो क्या टीम्स को कुछ ऐसे इंस्पेक्शन अपने बनाने चाहिए या नए प्रोग्राम्स बनाने चाहिए जिसमें दे आर एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद द स्टूडेंट्स एंड अनऑफिशियली आके वो स्टूडेंट से इंटरेक्ट करें, ना कि प्री प्लान्ड एक इंस्पेक्शन? एक उन्होंने शेड्यूल दिया हुआ है नेक ने किस तरह से होना है, लेकिन जो टीम आती है वो टीम के हाथ में है, वो शेड्यूल को चेंज करती है। अच्छा, दे कैन डू दैट। हम हमेशा चेंज करते थे। उसके 2-3 चीजें चेंज नहीं करते। एक तो जैसे जो हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन उसका प्रेजेंटेशन वो होना ही है, IQAC का जो प्रेजेंटेशन है वो होना है, इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल हर कॉलेज और हर यूनिवर्सिटी में जरूरी है, लेकिन वो भी कंटिन्यूस काम करना चाहिए, है ना। लेक्चर कराना, ओरिएंटेशन, प्लेसमेंट, ये सब उसकी जगह, डॉक्यूमेंटेशन, प्रोजेक्ट्स नहीं है तो वो सारी चीजों कैसे लिया जाए, कैसे और प्रोजेक्ट लिए जाए, तो ये जो चीजें उसमें हैं। अब AQAR जाती है उसमें वो बनेगा, तो इसमें ये काम होने लगा है कि भाई अब नेक की जो टीम है आई उसमें हम चेंज करते थे, चेंज करने का आपने उसके बाद जैसे जैसे उन्होंने कहा कि लड़के मैंने कहा नहीं इनसे आप नहीं, हम अपने हिसाब से चूज करेंगे। हम कई बार क्लास में गए तो क्लास में भी बात कर लेते, लड़के टीचर को हटा दिया, उससे बात कर लिया, तो आप इस तरह की चीजों से आपको फीडबैक मिला। लड़के खुलेआम बोलते हैं। जब नेक की टीम आती है तो एक अनसेट टेंशन होती है कैंपसेस में, सब प्रिपेयर्ड रहते हैं, बट आई थिंक राइट टाइम इज द टाइम जब कोई सब अनप्रिपेयर्ड है, जब ये इंस्पेक्शन अचानक से हो, बिकॉज इंस्पेक्शन का मतलब ही होता है वो बता के अगर हम करेंगे तो सब अवेयर हो जाएंगे, दे विल प्लान फॉर इट। कई बार कुछ चीजें प्लानिंग करने के लिए आपको बताना तो पड़ेगा, है ना, क्योंकि वो फीस भी लेते हैं, आदमी भी आता है। लेकिन अब उन्होंने ये कर दिया है कि अब वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को केवल 5 दिन पहले बताते हैं। अच्छा, ओके। ओनली 5 days बिफोर यू विल कम टू नो। कॉलेज में तो अब वो टीम आएगी ही नहीं, ऑनलाइन ही होगा कॉलेज के लिए, क्योंकि मैनिपुलेशन होने लगे, दे दिया, ये दे दिया, वो दे दिया, तो उससे जो है प्रभावित हो जाती थी टीम। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ऐसा हुआ नहीं, मेरे जीवन में तो कभी नहीं हुआ ऐसा कि किसी ने कहा कुछ किया हो। ऑफर हुए, मैंने कहा नो, we are representing the university, we are representing the NEC, nothing doing, TADA वहां से मिलता है और वो दीजिए आप, हमको हम कुछ नहीं चाहिए। But people do make offers. ऐसा होने लगा तभी तो ये चीजें हुई, अदरवाइज देखिए कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तभी सिस्टम की बात की जाती है। तो ये चीजें उस तरह के, लेकिन प्लान को चेंज करना ये आपके ऊपर है, आप चेंज कर दिए। देखिए वहाँ एल्यूमनाई से भी बात होती है, पेरेंट्स से भी बात होती है, टीचर से भी सेपरेट बात होती है, नॉन टीचिंग से भी बात होती है। लड़के खुलेआम बोलते हैं कई बार। मैं एक कॉलेज में था यूपी के, और वहां पर जब हम डिस्कशन कर रहे थे तो वहाँ टीचर से हमने बात की अकेले में, तो कहने लगे कि आज पहली बार नेक की मीटिंग हो रही है, हमें पता ही नहीं है। दिस वॉज द स्टेटमेंट ऑफ दैट कॉलेज टीचर, गवर्नमेंट कॉलेज था। बोले कि इस प्रिंसिपल ने आज तक हमें बताया ही नहीं। ये ऐसे भी लोग, ऐसा हुआ तो उसको नहीं किया, उस समय हमारे हाथ में था, हमने एक्रेडिट नहीं किया, नॉन एक्रेडिट हुआ, इंक्वायरी हुई, हमसे भी पूछा गया बाद में। मैंने कहा वो स्टेटमेंट मैंने जो है रिटर्न लिए हुए थे सबसे, टीचरों से। एक स्टूडेंट एक जगह बिहार में, देयर वाज वन कॉलेज, तो बिहार में जब हम बात कर रहे थे तो वो लड़के जो है साफ कह रहे कि ये टीचर तो आज दिखाई दे रहा है, ये तो आता ही नहीं। अच्छा, 6 महीने से दिखाई नहीं देता। हम तो वहां पढ़ते हैं कोचिंग सेंटर में, ये कॉलेज ही नहीं चलता। दिस वाज ऑल्सो स्टोरी, उसको भी हमने नहीं किया। एक कॉलेज और था जिसमें हम हो गए, तो जो पैनिक वाली स्थिति है, तो वहां प्रेजेंटेशन करते हुए 2 महिलाएं बेहोश हो गई। नेट के प्रेजेंटेशन में उनको लगा फियर बैठा दिया, क्योंकि एक कॉलेज को हम करके गए थे, और उसको जो करने के बाद फिर दूसरे कॉलेज में जाना था 2-3 दिन बाद। किसी ने कहा वही टीम आ रही है, पर्टिकुलरली मेरे लिए कहा गया कि वही कोऑर्डिनेटर है, आई वाज द कोऑर्डिनेटर, कि वो कोऑर्डिनेटर है, वो बहुत सख्त आदमी है। तो वहां तो हमने वो प्रिंसिपल को भी हड़का दिया। देखिए मजेदार बात क्या है, प्रिंसिपल ने टीम उस समय बुलाई, उसके लड़के की शादी थी, टेंट लगा रखा था उसने। तो इस तरह की चीजें भी हैं। कॉलेज में टेंट लगाया हुआ, कॉलेज में टेंट इसलिए लगाया हुआ था जिससे कि दोनों जगह पैसा उसका यूज हो जाए। नेक से पैसा ले ले, लड़के का एटम कर देगा, नहीं समझे। तो ये ही हुआ। सर यूनिवर्सिटी लेवल पे और नैक, यूजीसी सब लेवल पे मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि कंस्ट्रेन क्या होते हैं? क्या बजट कोई कंस्ट्रेन होता है, या फिर कोई रेजिस्टेंस आता है कभी, या एक किसी बॉडी के दबाव में या बॉडी के इंस्पेक्शन की वजह से आप चीजों को कर रहे हैं कि आप उसको एक
निरंतर प्रक्रिया के रूप में उसको लगातार जारी रखें तो फिर ये समस्या नहीं आएगी। क्यों कुछ यूनिवर्सिटीज बेटर करी, जैसे हमने दून यूनिवर्सिटी का नाम लिया, यूपीएस का नाम लिया, जहाँ पे एक तरफ कैंपस एआई इंटीग्रेटेड हो गए हैं। दो चीजें दून यूनिवर्सिटी में डिपेंड करता है कि दून यूनिवर्सिटी हो या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, एक तो लीडर के ऊपर डिपेंड करता है, वाइस चांसलर का किस तरह का एटीट्यूड है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में यूपीएस ने कई चीजें वहाँ क्या है, एक तो यह है कि वो फैकल्टी उनके यहाँ बहुत अच्छी है, फैकल्टी की पे जो है स्ट्रक्चर एट पार है, वो कोई समझौता नहीं करते उस चीज में, उनका ये चीज मैंने देखा है। और एक जो है लीडरशिप वहाँ स्ट्रांग है। आई थिंक उनका टेक भी बहुत अच्छा है, दे हैव बेटर रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एज वेल, वेरी वेरी गुड रिसोर्सेज दे आर हैविंग, और इस वजह से उनके प्लेसमेंट भी अच्छे हैं। सर एक तरफ तो प्राइवेट कॉलेजेस एआई इंटीग्रेशन 100% करने पे अब ऑलमोस्ट देयर हैं, बट गवर्नमेंट कॉलेजेस अभी भी बहुत पीछे हैं। एआई तो बहुत दूर है, हमारे पास कंप्यूटर लैब्स भी बहुत अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है गवर्नमेंट में। सेकंड चीज यह है कि आपके पास वो नहीं है, फैकल्टी नहीं है। जब तक आप फैकल्टी नहीं प्रॉपर रखेंगे तब तक आप ये जो एआई और कंप्यूटर की बात तो बहुत बात की है, आप बेसिक चीजें तो लाइए वहां पर, वो नहीं है वहां पर, फैकल्टी नहीं है आपके पास, और आप उस चीज को सब जगह लेंगे। वही चीज प्राइवेट कॉलेजेस में है। कुछ चीजें इन्होंने की है कि हम पोस्ट भी देंगे, नई नियुक्तियां भी हो रही हैं, कमीशन से भी नियुक्ति हो रही हैं। सर इसी के साथ एक बहुत ही अप्लाइड क्वेश्चन है कि अगर आज कोई बच्चा किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाता है और उसके पेरेंट्स को भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहेंगे कि क्या वो क्राइटेरियाज है जिसके बेसिस पे आपको कॉलेज चूज करना चाहिए, इज इट द प्लेसमेंट, इज इट द इंफ्रास्ट्रक्चर, और ऐसी चीजें प्लीज बताइए जो मार्केटिंग टैक्टिक्स में हमें दिखाई नहीं देती या हमें अलग से अपनी रिसर्च करके चूज करना चाहिए। मेरा ये मानना है कि जब टीचिंग अच्छी होगी तो लड़का अपने आप आगे जाएगा। तो एक क्राइटेरिया आपने कहा कि अच्छे टीचर्स एसी लगाने से नहीं होता है। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर से मैं इसकी मानता, बिना इंफ्रास्ट्रक्चर के भी बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर में मिनिमम चाहिए, मिनिमम तो चाहिए, लेकिन गुड क्वालिटी ऑफ टीचर और वहाँ का एटमॉस्फेयर, वहाँ की अच्छी लाइब्रेरी, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। प्लेसमेंट लड़का अपने आप ढूंढ लेगा, प्लेसमेंट का मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज भी हम बहुत सारी सालें देखते हैं, अच्छे लड़कों को जॉब में कोई कमी नहीं है। सर पर CMAI डेटा के हिसाब से 42% ऑफ उत्तराखंड यूथ आर स्टिल अनएम्प्लॉयड। बिल्कुल सही कह रही हैं, अनएम्प्लॉयड तो होगा ही ना। जब आप डाउन अटेंडिंग होंगे तो क्या करेंगे, है? या क्लास में नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे? एक साल लड़का डिग्री ले रहा है, दूसरी जगह काम कर रहा है तो वो कभी नहीं जाता, तो वो उसको लिए क्या करेंगे आप? इस तरह की चीजें जब होंगी, या बिना टारगेटेड पढ़ेंगे आप, कोई गोल नहीं अगर आपका है तो। एक बहुत पुरानी वो है, उसको बात में खत्म करूंगा। एक स्टूडेंट थी, उसने PhD कर ली, PhD के बाद उसे जॉब नहीं मिला, ठीक है, ओके। PhD के बाद उसने B.Ed की, B.Ed के बाद भी जॉब नहीं मिला, उसने BTC की, और BTC के बाद वो प्राइमरी में टीचर हुई। तो क्या है कि आप बिना सोचे समझे पढ़ते चले गए। ये काम तो BTC करके पहले ही हो जाता ना। एक्चुअली क्या हमारे यहाँ काउंसलिंग नहीं है। बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या है, बहुत से माँ बाप जानते नहीं, लड़के में वो काउंसलिंग वाला पार्ट मिसिंग हो जाता है, एक्सपोजर नहीं मिलता। तो काउंसलर्स की बहुत जरूरत है। लेकिन देहरादून में नो डाउट दून यूनिवर्सिटी इज डूइंग गुड वर्क, आई अप्रिशिएट दैट। बिना सोचे समझे मैं कह सकता हूँ कि दून यूनिवर्सिटी अच्छा है, और सारे कोर्सेज में वहाँ बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ पर यूपीएस भी अच्छा है। यूपीएस में मैंने बहुत फैकल्टी से मेरा इंटरेक्शन नहीं है, लेकिन मेरा वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर से वहाँ मेरा इंटरेक्शन 2-3 बार हुआ है। वहाँ की मैंने एटमॉस्फेयर को देखा है। इधर ग्राफिकेरा इज ऑल्सो डूइंग गुड वर्क, लेकिन वहाँ मशरूमिंग बहुत हो गई है। मशरूमिंग यानी सेक्शंस बहुत बढ़ा दिए हैं उन्होंने। जैसे कंप्यूटर में मालूम पड़ा दुनिया भर के सेक्शन खोल दिए। सर अब NEP 2020 आ गया, आपने कहा चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है, तो बदलाव एक बड़ा हम देखने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर में। और एजुकेशन एक ऐसा फील्ड है जिसमें इमीडिएट रिजल्ट नहीं दिखते, बट डिकेड्स में आपको रिजल्ट वहाँ दिखते हैं। सो क्या आपको ऐसा लगता है आज की डेट में, क्योंकि अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत ज़्यादा है, तो क्या ये कहना सही होगा कि स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए, ना कि डिग्री बेस? क्योंकि सबको नौकरी मिलना तो पॉसिबल नहीं है, दे भी नहीं सकते आप सबको नौकरी के लिए। ये नहीं है सबको सर्विस सेक्टर में, सर्विस सेक्टर तो वैसे ही हमारा कम होता चला जा रहा है। सर्विस सेक्टर में वो गुंजाइश नहीं है कि आपको सबको सस्टेन कर सके, और हर आदमी सर्विस सेक्टर में जाना भी नहीं चाहिए, और जा भी नहीं रहा है, और जा भी नहीं सकता है। सर टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया
किया गया 2020 और उसको अब लगभग सभी स्टेट्स ने स्वीकार कर लिया है, इम्प्लीमेंट भी कर लिया है, लेकिन मेरे कुछ रिजर्वेशंस हैं उसमें। क्योंकि आपको ये भी देखना होगा कोर्स स्ट्रक्चर जिस तरह से उसमें डेवलप किए गए हैं। अभी जो आप बात कर रही थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बहुत सारे और प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें वो फैसिलिटीज नहीं है ना, वो पढ़ाने वाले भी नहीं है। आप कौन इलेक्टिव पढ़ाएगा, कौन उसमें किस तरह के लेगा, कैसे कोर्सेज उसमें लेंगे, लेकिन हाँ प्रयास है। और कोई भी स्कीम अपने में खराब नहीं होती है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो फ्रेमवर्क है, जो उसका कंटेंट है, जो उसकी सोच है, वो बहुत अच्छी है। और उसमें ये भी है कि भाई स्किल बेस्ड होना चाहिए, कैसे लड़का आगे जाए। और उसमें ये भी है कि अगर आप कैसे डिग्री ले सकते हो, कैसे ड्रॉप कर सकते हो, कैसे क्रेडिट बैंक पे आपका जमा हो सकता है, कैसे एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो, फैसिलिटी। लेकिन क्या आप उसके लिए अभी आपके पास सारी चीजें हैं, वो भी देखना होगा। तो छोटा सा एक रैपिड फायर करूंगी आपके साथ। आई हैव फ्यू क्वेश्चंस, आई होप आप उतनी ही बेबाकी से जवाब दें जितने आपने बाकी सारे दिए। तो व्हिच इज द वन कॉलेज यू वुड वांट टू रिकमेंड इन उत्तराखंड और आउटसाइड उत्तराखंड, दोनों भी बता सकते हैं आप, विच यू वांट कि आपके बच्चे या आपके ग्रैंड चिल्ड्रन जो हैं वो वहाँ पढ़े? मैं तो ऑफ कोर्स जिस यूनिवर्सिटी का मैंने नमक खाया है, मैं तो अपनी यूनिवर्सिटी को अप्रिशिएट करूंगा। और नहीं, मेरी यूनिवर्सिटी है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छे लोग निकले हुए हैं हमारे पास। सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, दैट इज द ओनली यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन उत्तराखंड। तो मैं तो कहूँगा कि भाई टिहरी, पौड़ी, श्रीनगर, तीनों कैंपस हमारे बहुत अच्छे हैं, उनमें आप एडमिशन लें। और अच्छे हैं ऐसा नहीं है, इन कंपेरिजन टू अदर प्लेसेज वी आर हैविंग फैसिलिटीज ऑल्सो। देहरादून में देखिए पहले ये एफिलिएटेड कॉलेजेस कुछ अच्छे थे, अब वहाँ पढ़ाई की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। लेकिन हाँ, दून यूनिवर्सिटी को मैं प्रीफर करता हूँ। उसके जो मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ इंद्रेश, इसमें जो SGRR यूनिवर्सिटी के कुछ डिपार्टमेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं फार्मेसी को देखता हूँ वहाँ, दैट इज वेरी गुड। वहाँ का एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इज ऑल्सो वेरी गुड। एक और है जो बहुत अच्छा है, वो है नर्सिंग, वेरी गुड। आई अप्रिशिएट दैट, मैंने तो लिखा भी है उसको। और नर्सिंग इज़ वेरी गुड। मेडिकल तो उनका अच्छा है, उसमें कोई दो नहीं। बाकी बहुत ज़्यादा और जगह से मेरा इतना वो नहीं है, एक्सपोजर नहीं है। लेकिन हाँ, ग्राफिक करा में कुछ डिपार्टमेंट दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी गुड। ग्राफिक करा में मेरे ख्याल से एक तो आपका ये होटल मैनेजमेंट वाला डिपार्टमेंट, कंप्यूटर इज ऑल्सो डूइंग गुड। ये दोनों डिपार्टमेंट को मैं गया हूँ, देखा है मैंने उनको। और उन्होंने मेडिकल वाला खोला है, वो भी अच्छा है। अगर आप उसमें देखेंगे जैसे ये उत्तरांचल यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ मैं समझता हूँ लॉ डिपार्टमेंट उनका अच्छा है। एंड यूपीएस में कई डिपार्टमेंट हैं, जैसे अभी उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी कुछ शुरू किया है। मैनेजमेंट इसको, उनका मैनेजमेंट इज ऑल्सो गुड। टेक्निकल कुछ कोर्सेज हैं उनके, वो भी अच्छे हैं। तो ये अलग अलग, मतलब ओवरऑल के एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को चुनने के लिए आपको देखना होगा, है ना, किस डिपार्टमेंट कौन किस में जाना चाहता है। वहां अगर इस चीज को देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। व्हाट इज द बिगेस्ट लाई दैट कॉलेजेस टेल पेरेंट्स ड्यूरिंग एडमिशन? सबसे मैं समझता हूँ कि बिगेस्ट लाई है प्लेसमेंट वाला। वन स्किल दैट नो कॉलेजेस टीचेस बट एवरी इंडस्ट्री और एम्प्लॉयर वांट्स? देखिए, इंडस्ट्री में उसको टेक्नोलॉजी बेस्ड जो है, जो कोर्स है, वो होना चाहिए, जो नहीं होता वहां पर। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज और गवर्नमेंट कॉलेजेस? सम ऑफ द प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आर गुड और सम ऑफ द गवर्नमेंट कॉलेजेस आर आल्सो गुड। वन कॉलेज यू वुड नेवर सेंड योर स्टूडेंट टू? नहीं, मैंने कहा नॉन अटेंडिंग ना हो वहां पर। प्रॉपर फैकल्टी रखिए। ये बिजनेस का अड्डा नहीं है, बिजनेस मत बनाइए। बिजनेस करनी है तो दुकान खोल लो। क्योंकि आप गढ़वाल यूनिवर्सिटी से इतना बड़ा ताल्लुक रखते हैं, तो वन थिंग दैट यू वांट टू चेंज अबाउट HNB सेंट्रल यूनिवर्सिटी? नहीं, तीनों कैंपस को पूरा एट पर लाने की जरूरत है। कई कमियां वहाँ हैं हमें, और फैकल्टी को एनरिच करने की जरूरत है। फैकल्टी की कमी है, और नए कोर्सेस लाइए जो जॉब ओरिएंटेड हो, और उसमें थोड़ा मजबूती की हमें जरूरत है। NAC ग्रेड्स मीनिंगफुल और सुपरफिशियल? नहीं, सुपरफिशियल तो मैं नहीं कहूंगा, मीनिंगफुल है, बशर्ते कि ईमानदारी से लिया गया हो। अगर किसी बच्चे के 2-3 साल वेस्ट हो गए हैं, वो करियर में सही डिसीजन नहीं ले पाया, तो व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट? कोई बात नहीं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, है ना। आपको ये देखना होगा, 2-3 साल वेस्ट होना कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। कई बार इसलिए भी वेस्ट हो जाते हैं कि हम कंपटीशन में चले जाते हैं और उस कंपटीशन में सक्सेसफुल नहीं होते हैं। लेकिन हमेशा एक आदमी को बी प्लान रखना चाहिए।
एवरीबडी शुड हैव बी प्लान, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। ए प्लान अगर फेल हो रहा है तो बी प्लान साथ में जरूर होना चाहिए। कई लोगों ने अपने कैरियर खराब कर लिए कि कंपटीशन, हम पब्लिक सर्विस कमीशन में ही जाएंगे और वहां नहीं निकल पाए और उसके बाद वो किसी लायक नहीं रहते। तो थिंक अबाउट दैट, लाइफ को इतना ज्यादा वो मत बनाइए। ईश्वर ने व्यवस्थाएं की हैं और हर व्यक्ति अपने बारे में अच्छी तरह से जानता है कि मेरा टैलेंट क्या है। सर मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके, क्योंकि आप एक इनसाइडर हैं और आपने हमें वो सारी बातें बेबाकी से बताई जो शायद सबके मन में प्रश्न होते हैं लेकिन उसका आंसर कोई नहीं करता है। और अपने ऑडियंस को भी मैं यही बताना चाहूंगी कि जब भी एडमिशन लो, पेरेंट्स को भी बोलूंगी, तो सवाल करो। Yes. और सिर्फ सुनी सुनाई बातें जो आपको पिच किया जा रहा है मार्केटिंग टैक्टिक्स में, सिर्फ उसके ट्रैप में मत फंसिए, बल्कि बच्चों से पूछिए, कॉलेज में जाके एलुमनाई से पूछिए और समझने की कोशिश करिए कि कॉलेज आपको क्या ऑफर कर रहा है, बिकॉज ये आपकी पूरी जिंदगी का सवाल है। बिल्कुल सही, बहुत फीस देनी पड़ती है, माँ बाप की बहुत ज्यादा फीस है, आपकी अपेक्षाएं हैं। अच्छा, ये नहीं कि उस कॉलेज में या उस यूनिवर्सिटी के बारे में पूरी पहले पड़ताल कीजिए, जानिए, किसी के कहने से मत लीजिए, फेस्ट के आधार पर एडमिशन मत लीजिए। बिल्कुल सेलिब्रिटी से इम्प्रेस मत होइए। वहाँ देखिए कि वहाँ की कल्चर क्या है, वहाँ के टीचर्स का रेपुटेशन क्या है, वहाँ का हमारा एटमॉस्फेयर क्या है, पढ़ाई का माहौल क्या है, ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि डिग्री में इन्वेस्ट करने से बेहतर है अपने स्किल्स पे इन्वेस्ट करिए 100%, क्योंकि आज डिग्री से तो हम सिर्फ एक जॉब ले सकते हैं, लेकिन अगर हम स्किल्स पे काम करेंगे तो हम मल्टीपल लोगों को रोजगार भी दे सकते हैं। बिल्कुल दे सकते हैं, और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप दिस पॉडकास्ट बिकम्स अ क्रिटिकल पॉडकास्ट, बिकॉज हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक देना होता है ना। आई होप इससे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एंड स्टूडेंट्स, पेरेंट्स सबको फायदा हो। थैंक यू वेरी मच। Thank you for your time, sir. Thank you very much.